फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 14 दिसंबर 2023 के प्रमुख समाचारों को देखते हैं। आज के अगर हम प्रमुख समाचार देखें तो तीन प्रमुख समाचार दिखाई देते हैं। पहला जो है जीपे या GPAI ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका शिखर सम्मेलन भारत में हुआ था नई दिल्ली में। तो उसमें जो है नई दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया गया है, तो वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसमें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एक वैश्विक पहल है और इसमें आने वाली चुनौतियों और अवसरों के बारे में बताया गया है। जहाँ तक दूसरा समाचार है वह है, जैसे आपको पता है कि 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर तक कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टी का 28वां सम्मेलन जो है दुबई में हो रहा था, UAE के दुबई शहर में हो रहा था। वो 12 तारीख को समाप्त होना था, लेकिन समझौता होने में थोड़ा सा लेट हुआ, इसलिए वो 13 तारीख यानी कल वो समाप्त हुआ है। और उसके द्वारा जो है एक UAE कंसेंसस या द UAE कंसेंसस के नाम से एक समझौता हुआ है, एक सर्वसम्मति से फैसला हुआ है। उस पर भी जो है उसमें जो है कहीं ना कहीं आने वाले जो जलवायु परिवर्तन है उसमें एक जो प्रमुख बात ये कही गई है कि जो 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो लक्ष्य है वो हमारे रीच में रहे, हमारी पहुंच में न रहे, हमारे पहुंच में ही रहे। इसको लेकर जो है उम्मीद जाहिर की गई है और उसके लिए कई सारे प्रयास किए गए हैं जिसको हम देखेंगे अभी। जहां तक तीसरा समाचार है वह है कि जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म या वामपंथ उग्रवाद जो प्रभावित क्षेत्र हैं उसमें जो सुरक्षा शून्य को भरने को लेकर मामला आया था, राज्यसभा में पूछा गया था। तो राज्यसभा में जो भारत के गृह राज्य मंत्री हैं उन्होंने इसको लेकर एक जवाब दाखिल किया है और उस जवाब में बताया है कि कैसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में भारत सरकार के पहल वो पहल का नाम है नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान, राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना, उसके जरिए क्या क्या किया गया है और उसका क्या सकारात्मक प्रभाव रहा है, इसको लेके आपको तथ्यात्मक सूचना मिल जाएगी जो आपको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या नक्सलवाद या जो आपका आंतरिक सुरक्षा है उसमें ये काम देगा। जहाँ तक पहला समाचार है, अगर हम इसको देखें तो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जून 2020 में जो है एक वैश्विक स्तर पे एक लोकतांत्रिक देशों का, खास तौर से जो OECD का ये पहल है और भारत इसका जो है संस्थापक सदस्य है, वह एक शिखर सम्मेलन अभी नई दिल्ली में 12 तारीख से हुआ था, 12 और 13 को। उसके जरिए एक नई दिल्ली डिक्लेरेशन लाया गया है जिसमें जो जैसे कि OpenAI का ChatGPT है या गूगल ब्राड करके जो रीजनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं उसको लेके जो अवसर है, जो चुनौतियां हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट का यानी बेरोजगारी की समस्या, डेटा ब्रीच की समस्या, डीप फेक की समस्या और लोगों के जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की समस्या है और कुछ जो संस्थाएं या कुछ जो निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं उनका एकत्व या उनका प्रभुत्व स्थापित होने की जो समस्या है, इन सारी चीज़ों को इसमें दूर करने की बात कही गई है। और कहीं ना कहीं ये भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तो भारत की अध्यक्षता में हुआ है, G20 के साथ ये दूसरा हुआ है और इसमें जो है भारत का जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बूस्ट मिलने की उम्मीद है। भारत के पहल पे इसमें कृषि क्षेत्र को भी जो इसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अध्ययन के दायरे में ला दिया गया है। ठीक है, जहाँ तक दूसरा समाचार है हमारा वह अभी COP28 के सम्मेलन का जो क्लाइमेट डिक्लेरेशन आप कह सकते हो एक तरह से, उसमें जो है बहुत कह सकते हो कॉन्क्रीट तो नहीं किया गया है लेकिन फिर भी एक कंसेंसस है, उसको UAE कंसेंसस के नाम से जाना जाएगा क्योंकि उसी के नाम से आया है। कंसेंसस इसलिए क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो व्यवस्था है उसमें जो भी पर्यावरण का जो भी समझौता आएगा उसमें जो भी जितने भी देश हैं 198 देश हैं उनके द्वारा सभी हर एक लाइन पे उनको सहमति होनी चाहिए तभी वो आएगा, तो इसलिए लाया गया है। इसमें जो मेन बात है कि 2-3 चीज़ में मेन है कि जो 2050 तक ग्लोबल जीरो प्राप्त करना है, उस पर बल देना है। 2030 तक जो है नवीकरण ऊर्जा के जो 3 गुना करने का लक्ष्य है उस पर ध्यान देना है और 2030 तक ही जो इंटेंसिटी है, जो ऊर्जा की उत्सर्जन की इंटेंसिटी है उसको आधा करना है या जो नवीकरण ऊर्जा जो है उसको दुगना करना है। और इसमें साथ ही साथ एक 83 अरब डॉलर का एक अलग से जो है ग्लोबल फाइनेंसिंग को लेकर, जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग को लेकर एक प्रयास किया गया है। और एक कह सकते हो कि एक नवीन चीज़ ये आई है कि पहली बार जो है
जीवाश्म ईंधनों को समाप्त करने के लिए प्रयास किया जाएगा, इस भाषा को इस्तेमाल किया गया है, जो कहीं ना कहीं जो विकासशील देश या उस तरह के जो जीवाश्म ईंधन उत्पादक देश हैं उनके द्वारा इसको लेकर जो है रोकने की बात हो रही थी। लेकिन उनके द्वारा चूंकि अब कहा गया है कि प्रयास किया जाएगा और कोई टाइमलाइन नहीं तय है, फिर भी आप न चलने से अच्छा एक कदम चल रहे हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। जहाँ तक तीसरा है, वो एक प्रश्न के जवाब में भारत के गृह राज्य मंत्री ने राज्यसभा में जवाब दिया है, वह है नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा शून्य को भरने के लिए प्रयास। सुरक्षा शून्य ये होता है कि जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं रहती हैं, तो वहाँ पे जो है कहीं ना कहीं जो है नक्सल जो सशस्त्र नक्सली हैं वो वहाँ पे कब्जा कर लिए होते हैं, यानी उनका प्रभाव क्षेत्र में होता है। लेकिन जैसे जैसे सरकार और सुरक्षा बल और सरकार की योजनाएं वहाँ जाती हैं, वैसे वैसे वह वैक्यूम कम होता जाता है, क्योंकि सुरक्षा देने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, न कि किसी और संस्था की वहाँ पे। ठीक है, इसके लिए सरकार जो है 2015 से, पहले की भी सरकारें काम कर रही थी, लेकिन जो जवाब दिया गया कि 2015 से सरकार ने नेशनल प्लान एंड एक्शन पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान, राष्ट्रीय नीति एवं कार्य योजना लाई है, जिसके तहत कई सारे प्रयास किए गए हैं और जिसके जरिए जो है जो वामपंथी उग्रवाद की हिंसा है उसमें बहुत कमी आई है, उसके मामले बहुत कम हुए हैं। जहां 2010 में 1005 मामले थे, वहां 2022 में मात्र 98 रह गए हैं, यानी देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है 90% की कमी आई है। उसी तरह से हिंसा के मामले में भी काफ़ी कमी आई है और अब हम इसको एक एक करके देखते हैं। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको जीपे के नाम से भी जो शॉर्ट टर्म में इसको पुकारा जाएगा, GPAI है तो इसको जीपे बोला जाएगा, ये इसके वेबसाइट पे ही लिखा गया है। इसका जो है चौथा शिखर सम्मेलन जो है नई दिल्ली में हो रहा था और इस शिखर सम्मेलन के साथ ही एक नई दिल्ली घोषणा पत्र जो है जारी किया गया है, जो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को में लेकर जो है एक लाइक माइंडेड लोकतांत्रिक देशों का एक सहयोग की बात हो रही है, की जा रही है। और इसके जरिए कहीं ना कहीं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में जो सैद्धांतिक पहलू है उसको व्यवहार में उतारने के बीच में जो कमियां आ रही हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए इसमें कई सारे प्रयास किए गए हैं, क्योंकि ये जो GAPAI है यानी जीपे का उद्देश्य ही यही है कि सिद्धांत और व्यवहार में अंतर को कम करना, और ये मल्टी स्टेक होल्डर पर आधारित होता है। इसके 29 सदस्य देश हैं, जिसमें भारत भी इसका संस्थापक सदस्य है। और ये लोकतांत्रिक इसलिए क्योंकि एक तो OECD देशों का है, जो कि एक तरह से लोकतांत्रिक विकसित देशों का एक समूह है, और इसमें जो भी और देश शामिल है उसमें कहीं ना कहीं लोकतंत्र है, क्योंकि चीन एक बहुत एक प्रमुख जो है, आप कह सकते हो कि तकनीकी शक्ति या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में प्रौद्योगिकी शक्ति होने के बावजूद भी वो इसका भाग नहीं है, तो इसलिए इसका नेचर जो है डेमोक्रेटिक बनाता है। और भारत के प्रयास में इसको वैश्विक जो दक्षिण है यानी विकासशील और अल्पविकसित देशों के हितों को भी ध्यान रखने की बात नई दिल्ली डिक्लेरेशन में कही गई है। आइए हम इसको देखते हैं। देखिए ये 29 देशों का जैसे परिचय कर दें तो 29 देशों का एक गठबंधन है। इसका जो गठन हुआ था वो जून 2020 में हुआ था। भारत भी इसका सदस्य है, संस्थापक सदस्य है, और ये OECD ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन जिस कन्वेंशन का गठन आज ही के दिन 14 दिसंबर को हुआ था, 61 में 14 दिसंबर 61 या 63 शायद 61 में हुआ था। तो उसी के जो है उसी संस्था का ही इसमें प्रेरक है। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता होती है, यानी आप कह सकते हो कि जो कंप्यूटर या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है, इंफॉर्मेशन और डिजिटल प्रौद्योगिकी होती है। जैसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को डिजिटल प्रौद्योगिकी क्या करती है, वो प्रोसेसिंग करती है, पैरेलल प्रोसेसिंग करती है। कोई समस्या देते हैं तो उसको वो सॉल्व करती है, वो एल्गोरिथम या उसको आप कह सकते हैं लॉजिक पर आधारित होती है, और वो गणनाएं करके जो है, शुरुआत इसकी गणनाएं से हुआ था, वो गणना करके बड़ी से बड़ी हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। और इससे हम लोग देख ही रहे हैं कि आप अगर क्लास भी ले पा रहे हो तो कहीं ना कहीं इसमें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो ही रहा है। इसमें जो अभी क्या होता है कि जैसे हम जो चीज़ें प्रश्न पूछते हैं
उसको वो कहीं से ढूंढ ढांढ के सर्च इंजन हमें दे देता है, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं करता है। जबकि हमारा दिमाग है, जैसे हम आपसे कोई प्रश्न पूछें तो आप वो जवाब देते भी हो और साथ ही में अपने तरफ से भी कुछ सुझाते हो, या कई बार क्या होता है कि जैसे सामने वाले की भावनाओं को समझ के आप अपने जवाब को सामने वाले के अनुसार कर लेते हो। ठीक है, तो ये चीज़ जो है मनुष्य के दिमाग का है, मनुष्य के दिमाग का गुण होता है, इसको ही इंटेलिजेंस ही कहते हैं। और इसी तरह की चीज़ को जब उसमें जो है कंप्यूटर वाले इंटेलिजेंस, कंप्यूटर के प्रोसेसिंग वाले में लाने की बात हो रही है, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, यानी मनुष्य जैसा उसको, या रीजनरेटिव, यानी वो अपने से जो है निर्णय ले सके या आपके साथ कम्युनिकेट कर सके, इस तरह की प्रौद्योगिकी। अभी जो दो फेमस है, ये एक संभावना का था, इस पे जो है अभी ओपन एआई का चैट जीपीटी और गूगल का ब्रॉड, दो इस तरह के रीजनरेटिव आ ही गए हैं मार्केट में। और उनके आने से कई सारी चीज़ें आई हैं कि इनकी वजह से हो सकता है कि लोगों का जो है रोजगार चला जाए, या लोगों के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और फेक सूचनाओं का, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर जो है शक इस पे किया जा रहा था। और इसमें कुछ ही जो है कंपनियों की भी जो है कहीं ना कहीं जो है वो पकड़ है। जैसे जब भारत ओपन एआई का जो चीफ है वो अभी भारत आया था, जब उससे पूछा गया कि भारत में ओपन एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस तरह की चीज़ बनाने के लिए चैट जीपीटी, तो कहा कि भारत नहीं बना सकता है। हालांकि बाद में उसने इसको गोलमोल इस तरह के जवाब दिया, लेकिन कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि ये अपनी चीज़ों को अपने तक ही रखने की और कुछ ही चीज़ों तक इसको समेटने, कुछ ही कंपनियों तक इसको समेटने की बात आ रही है, जो कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिए भी खतरा है, क्योंकि डीप फेक की समस्या तो जो हमें दिखाई दे रही है उसमें कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का योगदान तो है ही है। तो ऐसे में इन सारी परिस्थितियों में एक पार्टनरशिप होती है 2020 में, जो कि लाइक माइंडेड पीपुल हैं। पहले बता दिया OECD के देश हैं, और चूंकि अब भारत भी लोकतांत्रिक देश है और यूरोप, अमेरिका आदि देशों का, उनका जो इसके सदस्य देश हैं उनके साथ उसका कोऑपरेशन है, ऐसे में भारत भी इसका सदस्य है। और G20 के साथ साथ ये जीपे का भी जो है भारत में शिखर सम्मेलन आयोजित होना था दिल्ली में। और G20 में जो डिक्लेरेशन आया है वो है न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन, NDLD। ठीक है, तो आपको अगर कभी क्वेश्चन में एग्जाम में सिर्फ इतना ही पूछ दे कि न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन, और ये पूछ दे कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, तो ये न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जीपी का है। हालांकि प्रश्न पूछने वाला भी इसको लगा के ही पूछेगा कि ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जीपी का न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। तो ये अभी हुआ है, और इसमें जो है जो भी उसको लेके वैश्विक स्तर पे, चूँकि अभी ये पूरा क्षेत्र इवॉल्विंग है, इसमें लेकर कोई बहुत कॉन्क्रीट चीज़ें नहीं है, लेकिन जो चीज़ें कॉन्क्रीट है वो यह है कि हमें वैश्विक स्तर पे जो भी हमें अवसर है इसको लेके, उसको एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना है। जो चुनौतियां हैं, जैसे चुनौतियां क्या क्या है, ह्यूमन राइट की चुनौतियां हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की चुनौतियां हैं, डीप फेक की चुनौतियां हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का खतरा रहता है, और इसका जैसे कि ये विकसित देशों के पास वो रह जाएगा, विकासशील से एक्सक्लूसिव बाहर हो जाएंगे। और तो कई लोग इस पे कि ह्यूमन और उस तरह की चीज़ें वो तो छोड़ो, लेकिन ये सारी जो चुनौतियां हैं, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की है कि कोई किसी ने किताब लिखा है उसको आप करके जो है कुछ भी लिख देते हो, तो ये सारी चीज़ें जो है इसको लेकर एक चुनौतियां आ रही थी। और इन सारी चुनौतियों पर इस पर ध्यान दिया गया है, और ये कहा गया है कि इनको जो है रोकने के लिए प्रयास किया जाएगा। और साथ ही जो अवसर है, जैसे जो इसमें से ज़्यादातर विकसित देश हैं उनके द्वारा जो उनके कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो भी उनके पास संसाधन है, प्रौद्योगिकी है, उसको एक दूसरे से साझा करने पर ये सहमत हुए हैं। और भारत के इसमें प्रयास में इन लोगों ने जो है एग्रीकल्चर को भी उसमें शामिल कर लिया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एग्रीकल्चर सेक्टर में आर्टिफिशियल का नवाचार क्या अपनाया जा सकता है। अभी थोड़ा सा हम जब उसमें देखेंगे तो थोड़ा बता देंगे उसको, उस पर भी प्रयास किया गया है। और इसमें भारत, चूंकि भारत के लीडरशिप है, तो इसलिए भारत के उस पर इसमें ये बल दिया गया है कि ये जो ग्लोबल पार्टनरशिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसका फ़ायदा दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा देशों को मिले, लोकतांत्रिक तरीके से मिले, समावेशी तरीके से मिले। यानी कुल मिला के जो आप कह सकते हो कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्षेत्र है वो कुछ मुट्ठी भर लोगों के लिए ही न रहे, उसके जो खतरे हैं उनको भी हम ख़त्म करें, उनको भी हम, जो आने वाले खतरे हैं उनका हम सामना करने के लिए हम तैयार रहें। उसके लिए वैश्विक स्तर पे एक ग्लोबल फ्रेमवर्क बनेगा।
और जो वो अवसर दे रहा है उसका अवसर जो है दुनिया के सभी ऊंचे नीचे यानी अमीर गरीब से नहीं, विकसित विकासशील देशों ने ज़्यादातर सभी देशों को लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ मिले। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं आगे ये क्या कहते हैं। ये क्या है, अभी जैसे ही बता दिया कि जीपी एक बहुहितधारक पहल है जिसका उद्देश्य है कि आर्टिफिशियल से संबंधित प्राथमिकताओं पर अत्याधुनिक अनुसंधान करना और व्यवहारिक गतिविधियों का समर्थन करके एआई पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच अंतर को पाटना है। यानी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो अनुसंधान करना है, रिसर्च करना है और गहराई से रिसर्च करना है, जिससे जो उसका थ्योरी में जो है, थ्योरी और जो प्रैक्टिस का अंतर है उसको पाटा जा सके। यह जून 2020 में ये लॉन्च किया गया था और इसको जीपे बोला जाता है। यह विज्ञान के क्षेत्र के, उद्योग के, नागरिक समाज के, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सरकार के प्रमुख विशेषज्ञों को एक साथ लाता है। यानी इस जो प्लेटफॉर्म है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें जो है विज्ञान के क्षेत्र के लोग, इंडस्ट्री के क्षेत्र के लोग, सिविल सोसाइटी के लोग, सरकार के लोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लोग आपस में आते हैं, चर्चा करते हैं। क्यों चर्चा करते हैं? कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ाया जा सके और जो सिद्धांत और व्यवहार का अंतर है उसको पाटा जा सके। ठीक है, जीपी शिखर सम्मेलन और भारत। देखिए जीपी का जो शिखर सम्मेलन है, अगर ये वाला देखें या जो इसके पहले भी है, जेपी का जिसका नेतृत्व कहा जाए काफ़ी हद तक लोकतांत्रिक दुनिया कर रही है, क्योंकि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए वैश्विक जोखिम आधारित दृष्टिकोण की जो वैश्विक स्तर पे जो जोखिम आ रहा है उसका कैसे हल किया जाए, इस दृष्टिकोण को अपनाने के साथ ये शुरू किया गया था। इसमें भारत है, इसमें अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जापान है, कनाडा जैसे बहुत सारे देश हैं, जबकि चीन एक प्रमुख शक्ति होने के बावजूद भी तकनीकी इससे बाहर होता है। ठीक है, और यह जो जैसे जून 2020 से हुआ है, ये नई दिल्ली में चौथा शिखर सम्मेलन हो रहा है। इसमें मॉन्ट्रियल में, पेरिस में, टोक्यो में हो चुका है। इसके पहले 20, 21, 22 ये भारत में चौथा हो रहा है। लेकिन चूंकि अभी कुछ ही दिन पहले जो है चैट जीपीटी और गूगल ब्राड करके जो है रीजनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, तो उस संदर्भ में अब ये ज़्यादा चर्चित हो गया है। ऐसे में यह शिखर सम्मेलन, भारत का जो शिखर सम्मेलन है और जो उसके डिक्लेरेशन है, घोषणा पत्र, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जहाँ तक भारत की बात है तो भारत 2020 से ही इसमें शामिल है और इसकी अध्यक्षता ही कर रहा था। और भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा बाजार है। और अगर आप अमेरिका और भारत के जो संबंधों को पढ़ें, जो समझौता हुआ था जब प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए थे, तो उनमें कई सारे समझौते में एक भी ये भी शामिल है कि अमेरिका और भारत दोनों लोग मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में प्रयास करेंगे और भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक ग्लोबल हब के रूप में स्थापित करने के लिए मदद करेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए इसमें OECD देश है, तो OECD देश में यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ही मेन प्रमुख है और जापान इधर देख लो, ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसे में जो है भारत के लिए कहीं ना कहीं, चूंकि वो भारत को क्या एक ग्लोबल हब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में बनाना चाहते हैं, इसलिए भारत के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है। दूसरी जो है, इसमें जो भारत है अपना एक ग्लोबल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, यानी जो डिजिटल आधार पे जो आम लोगों को सर्विसेज दी जाती है, उसके विकास के लिए भारत दुनिया भर में कर रहा है। ऐसे में एक AI सिस्टम जिसके निर्माण के लिए सहयोगात्मक, वैश्विक सहयोगात्मक दृष्टिकोण आएगा, तो कहीं ना कहीं ये भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को और आगे बढ़ाने वाला हो जाएगा। दूसरा, सदस्य देशों ने कहा कि वो कंप्यूटिंग क्षमताओं तक पहुंच में भारत की एक संप्रभु मतलब पहुंच बढ़ाएंगे। उससे क्या होगा कि भारत एक ऐसी सॉवरेन आर्टिफिशियल प्रणाली, यानी एक ऐसी आर्टिफिशियल प्रणाली डेवलप करना चाह रहा है जो कि जो निजी कंपनियां हैं, जो निजी जो हैं 2-4 लोग, उनसे मुक्त हो सके, ताकि उनका जो बादशाहत है वो उस पर न रह सके। तो इस तरह की चीज़ों में इसको निश्चित रूप से बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि तकनीकी रूप से वैश्विक और सारे देश एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे, खासतौर से विकसित देश। और इसमें कहीं ना कहीं भारत जो है नई दिल्ली घोषणा में यह सुनिश्चित करना चाहता था कि AI और इसके लाभ वैश्विक दक्षिण सहित दुनिया के सभी देशों को मिल सकें, और उसकी इस बात को डिक्लेरेशन में स्वीकार कर लिया गया है, जब ये कहा गया था कि दुनिया के
सभी लाइक माइंडेड देशों के बीच में जो भी इसका रिसर्च है या विशेषज्ञता है उसको अंतर क्षेत्रीय आधार पर लोकतांत्रिक तरीके से दुनिया के सभी देशों में इसको पहुंचाया जाएगा। यानी इसको एक जैसे OECD विकसित देशों का है उसी का बना होने के बावजूद चूंकि भारत जैसे देश और भारत जहां जाता है उस संस्था को समावेशी और लोकतांत्रिक बनाने के लिए पूरी तरह से जैसे G20 औद्योगिक चीजें थी, आर्थिक चीजें थी, उसको कैसा बना दिया, मानव केंद्रित। तो भारत के प्रयास ने भारत इसमें जाके चूंकि भारत के पास सदस्यता था, भारत इस GPA संस्था को भी तकनीकी और वो इसको भी जो है मानवीय और समावेशी जो है रूप देने के लिए कोशिश कर रहा है और इसमें भारत ने कहीं ना कहीं डिक्लेरेशन में ये सब बातें डलवा के की है। निष्कर्ष के रूप में देखें, आप इसको पढ़ ही लीजिएगा, लेकिन जो इसमें मेन है कि देखिए इसमें क्या है कि उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणालियों में सुधार की बात की जाएगी ताकि इसका आर्थिक विकास उत्पन्न करने में इस जो है इसकी क्षमता को स्वीकार कर लिया गया है कि ये पता है कि कहीं ना कहीं ये पहले तय कर लिया गया कि नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आर्थिक विकास में योगदान है, इसलिए उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता में सुधार करने की बात की जाएगी। और इसमें जो गलत सूचना यानी फेक न्यूज़ या फेक जो सूचना होती है, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या आती है कि इसमें बहुत सारे लोगों के जॉब चले जाएंगे, पारदर्शिता की कमी होती है, निष्पक्षता की जो कमी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की जो समस्या है, व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा की चिंता है जो है, मानवाधिकार और लोकतांत्रिक मूल्यों की खतरे, ये जो चुनौतियां हैं इनको दूर करने के लिए भी इसमें क्या है चिन्हित किया गया है कि हमें इसके आर्थिक अवसर को ध्यान में रखते हुए उन्नत प्रणाली विकसित करनी है और ये कमियों को क्या करना है, हमें दूर करना है। ठीक है, तो यही सारी बातें इसमें कही गई हैं। और देखिए इसमें जो एक महत्वपूर्ण है कि GPA सदस्य देशों ने कृषि क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नवाचार को एक नई विषयगत प्राथमिकता कि इसको एक नई विषयगत जैसे जो चीज़ें थी उसमें कृषि क्षेत्र में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी शामिल किया गया है। खास तौर से कृषि क्षेत्र में जो ड्रिप इरिगेशन सिंचाई है या जो खाद देने की प्रणाली है उसमें ये सारी जैसे जो नैनो यूरिया इस तरह के जो लिक्विड खाद आ रहे हैं इनको ड्रिप इरिगेशन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत पता लगा जाए कि कब पौधों को पानी की ज़रूरत है, कब पौधों को कितनी खाद की ज़रूरत है। अगर इसका इस्तेमाल किया जा सके तो हम अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं और अनावश्यक जो पर्यावरण प्रदूषण या जल का नुकसान इस तरह की चीज़ें होती है उससे भी बचा जा सकता है। तो भारत के प्रयास से इसको भी इसमें शामिल कर लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला जो है वह है द UAE कंसेशन COP28 जलवायु समझौता। अभी कल ही जो है परसों ख़त्म होना था 12 दिसंबर को, लेकिन बात नहीं बनती तो बनते बनते जो है कल जो है COP28 का सम्मेलन समाप्त हुआ है और उसमें एक द UAE कंसेंसस या कुछ लोग उसको दुबई कंसेंसस कह रहे हैं उसके नाम से जो है यह एक समझौता हुआ है जिसके कुछ प्रमुख बात हैं। जैसे देखिए द UAE कंसेंसस लिखा है जिसमें जो कुछ प्रमुख चीज़ें हैं उसको हम अगर देखें तो इसमें जो सबसे प्रमुख है ये कि ये सब कुछ के बावजूद भी ये मानता है कि हमें जो 2050 तक जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन नेट जीरो करना है उसको हमें उस लक्ष्य को नहीं छोड़ना है, उसको पकड़ में ही रखना है ताकि हम उसको हासिल कर सकें। यानी जो 1.5 डिग्री सेल्सियस वाला जो पेरिस एग्रीमेंट का लक्ष्य है सदी के अंत तक उसको हम प्राप्त कर सकें, इस बात को दोहराया गया है और इसके लेकर कई सारे पहल किए गए हैं जिसको हम एक एक करके देखते हैं। ठीक है, जैसे इसमें 198 देश भाग ले रहे थे और ये जरूरी था कि जितने भी भाग लेने वाले देश हैं सभी समझौते के हर एक शब्द लाइन पर सहमत हों। ऐसे में निश्चित रूप से कुछ ऐसी चीज़ें थी जो भी समझौता आया होगा आप समझ सकते हैं कि उसमें 198 देश सहमत हुए होंगे। कुछ लोग ने कुछ छोड़ा होगा तो कुछ पाया होगा और ये सभी के साथ होता है जब कोई आप समझौता करते हैं। इसलिए आइए देखते हैं इसकी जो मेन महत्व है उसको समझते हैं। महत्व ये है कि द UAE कंसेंसस एक व्यापक दस्तावेज है जो क्या कहता है 2050 तक शुद्ध शून्य हासिल करने के जीवाश्म ईंधन से दूर जाने का आह्वान करता है। ये कहता है कि 2050 तक शुद्ध शून्य हासिल करना है तो हमको जो जीवाश्म ईंधन है उससे दूर जाना होगा। दूसरा यह कहता है कि पार्टियों को अर्थव्यवस्था व्यापी राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC जो है जो पेरिस एग्रीमेंट की एक बात थी कि राष्ट्रों द्वारा स्वेच्छा से अपने कटौती के लक्ष्य को नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन या गोल था। जैसे भारत ने 2070 विकासशील देशों को टाइम था तो भारत ने 2070 और अपने सारे लक्ष्य दिया था
उसको कहा कि अब इसको अर्थव्यवस्था यानी पूरे अर्थव्यवस्था के स्तर पे आप इसको लगाइए, और इसने कहा कि 2030 तक नवीकरण ऊर्जा को 3 गुना करने के और ऊर्जा दक्षता एनर्जी एफिशिएंसी को 2030 तक ही जो वर्तमान है उससे 2 गुना करने के लिए जो है इसमें राष्ट्रों से कहा गया है कि इसके लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। साथ ही यह समझौता जलवायु वित्त के लिए भी एक नई वास्तुकला और टिकाऊ भविष्य की दिशा में गति बढ़ाने का भावी मार्ग प्रशस्त करता है, क्योंकि $83 बिलियन का एक अलग उसमें और ज़्यादा फंड किया गया है, और यूएई के प्रयास से अल्टीरा जैसे जो है एक निजी क्षेत्र के भी फंड लाए गए हैं, जो कहीं ना कहीं आगे भविष्य में खासतौर से विकासशील देशों में उसमें भारत ही पहला उसका जो है सहयोगी उसको लाभ प्राप्त करता है। कई सारे जो इसी नवीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में जो परियोजनाएं हैं उसके लिए इसमें फंडिंग मिलेगी। तो ये इसके महत्व हैं। और इसमें जो पेरिस एग्रीमेंट के 4 एक्शन एजेंडा थे उसको फिर से इसमें जैसे एक उचित ऊर्जा परिवर्तन को तेजी से ट्रैक करने की ग्लोबल स्टॉकटेक की बात की गई है, जलवायु वित्त को ठीक करने की बात की गई है, लोगों और प्रकृति पर ध्यान केंद्रित करने की बात की गई है, और जलवायु कार्रवाई में समेशन को बढ़ावा देने की बात की गई है। इसलिए आइए इसकी प्रमुख विशेषताओं को देखते हैं। तो इसमें पहली बताया जैसे ग्लोबल स्टॉकटेक, तो ये कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस के भीतर रखने के लिए देश एक मजबूत कार्य योजना पर सहमत हो गए हैं, और इसमें उत्सर्जन कटौती लक्ष्य, नवीकरण ऊर्जा में बढ़ा हुआ निवेश और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूलन उपाय शामिल हैं। हानि और क्षति को, जैसे कि पहले बताया था कि पिछली बार जो शर्म एल शेख सम्मेलन में जो हुआ था, एक चूहा निकला था, उसी का जो था उसके लिए जो है यहाँ पे फंड की व्यवस्था की गई है। तो ये एक चीज़ है। इसी तरह से जलवायु वित्तीयन है, तो विकासशील देशों में जलवायु कार्रवाई का समर्थन करने के लिए $83 अरब के अधिक से अधिक की नई वित्तीय प्रतिबद्धताएं जुटाई गई है। यानी जो पहले $100 अरब की थी पेरिस एग्रीमेंट, वो तो चल ही रही है, लेकिन $83 अरब की अलग है। और जलवायु समाधानों के लिए जो है समर्पित एक नया सार्वजनिक निजी निवेश मंच अल्टेरा भी लॉन्च किया गया है। ये यूएई का जो है इसके प्रयास है, निजी क्षेत्र का है। क्षेत्रीय प्रतिबद्धताएं, इसमें कृषि, खाद्य, स्वास्थ्य और ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों को भी इसमें शामिल किया गया है। स्वास्थ्य तो पहली बार इसमें जोड़ा गया है। निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी इसमें लाया गया है, और खासतौर से जो तेल और गैस कंपनियां हैं उन्हें कहा गया है कि वो मीथेन के उत्सर्जन में कटौती करने के लिए पहल करें। और जैसे जीवाश्म ईंधन को लेकर कि ये पहला जो है फॉसल फ्यूल या द यूए कन्वेंशन पहला जलवायु समझौता है जिसमें जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए आह्वान वाली भाषा की गई है, जिसमें कहा गया है कि फेज्ड मैनर से जो है हम ग्लोबल जो फॉसल फ्यूल है उसके कंजम्पशन को चरणबद्ध तरीके से हम कम करेंगे, इसमें आह्वान करने वाली भाषा की गई है। और कहीं ना कहीं ग्लोबल इसी फॉसल फ्यूल में ही कोयला भी आता है, गैस और पेट्रोलियम भी आते हैं, जिसको लेकर गैस उत्पादक देश, पेट्रोलियम उत्पादक देश और जो विकासशील देश हैं वो इसका विरोध कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं कहा गया कोई टाइम लाइन नहीं तय की गई है, इसलिए इसमें सहमति हो गई है और इसलिए यह महत्वपूर्ण है। समावेशिता भी है, क्योंकि यूएई कॉन्सेंसस कहीं ना कहीं देशज लोगों, युवाओं, ग्लोबल साउथ सहित हितधारकों से बातचीत में अपनी आवाज़ उठाई थी, और यह दुनिया की 80% से अधिक आबादी अब चूंकि इस समझौते के तहत जलवायु प्रतिबद्धता के प्रति क्या हो गई है, जलवायु प्रतिबद्धता को स्वीकार कर ली है। ठीक है, चलिए आगे का रास्ता। अब आगे का रास्ता है कि ये चीज़ें तो हो गई है, लेकिन इसको आगे कितना लागू किया जाता है देशों द्वारा उस पर निर्भर करता है। और फिर ये देखा जाएगा कि जो COP28 है, जो इसका यूएई कंसेंसस है, इसका पृथ्वी के लिए जो है कितना प्रभाव पड़ता है। तो जितना देशों द्वारा इसको लेटर एंड स्पिरिट में लागू किया जाएगा उतना ही इसके सकारात्मक परिणाम ग्रह पे पड़ेगी। और दुनिया भी देख रही है कि दुबई में किया गया वादा पूरा किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, जैसा कि अब तक कहा जाता था कि नहीं किया जाता रहा। तीसरा जो है इसमें ज़्यादातर फैक्चुअल है, आप इसको बता ही देते हैं कि राज्यसभा ने एक प्रश्न पूछा गया था वामपंथी चरम उग्रवाद को लेकर, जो है सुरक्षा शून्य को लेकर, उसको लेकर जो है भारत सरकार का जवाब है ऑफिशियल, उसमें देख लीजिए। सरकार ने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है पुलिस और कानून व्यवस्था राज्यों का विषय है, इसके बावजूद भी वामपंथी उग्रवाद के खतरे को समग्र रूप से संबोधित करने के लिए भारत सरकार ने LWA से निपटने के लिए 2015 में राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना शुरू की थी। यह बहुआयामी रणनीति है, इसमें सुरक्षा, विकास, लोगों को वनों का अधिकार देना, और जैसे देखिए इसमें सुरक्षा है, विकास है, स्थानीय समुदायों के अधिकारों और हकदारियों को भी सुनिश्चित करने की बात की गई है।
और इसके क्रियान्वयन से, इसके दृढ़ कार्यान्वयन से परिणाम स्वरूप वामपंथी हिस्सा में लगातार और तेज गिरावट आई है और सुरक्षा परिदृश्य में व्यापक सुधार हुआ है। क्या क्या हुआ है इसमें देखने की सारे ऐसी चीज़ें हैं कि शून्य भरने के लिए क्या क्या किया गया है कि फोर्टिफाइड थाने बनाए गए हैं, विशेष बलों की सुरक्षा की गई है, लोगों को उनके भूमि और संपत्ति का अधिकार दिया गया है, वन फॉरेस्ट राइट दिया गया है और ये सारी चीज़ें की गई है। इसका जो प्रभाव है, सफलता देखिए वो महत्वपूर्ण है। उसमें यह है कि वामपंथी उग्रवाद से सुरक्षा को करने के लिए जो राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना बनी थी, इसके क्रियान्वयन से सुरक्षा शून्य में भारी कमी आई है। ठीक है, सुरक्षा शून्य के में जो है भारी कमी के कारण जो है वामपंथी उग्रवाद पर संबंधित हिंसक घटनाओं में 2010 की तुलना में 76%, 2022 में 76% की कमी आई है। 2010 में 1005 लोग जो है मारे गए थे, उसमें सुरक्षा बल और नागरिक थे, जबकि ये 90% कम होकर 2022 में 98% हो गई है। दुनिया अगर भौगोलिक विस्तार देखें, यानी हिंसा में 76% की कमी आई है, लोगों की जो जान गई है उसमें 90% की कमी आई है। और जो भौगोलिक विस्तार थे, 2010 में 96 जिलों के 465 पुलिस स्टेशनों में वामपंथी उग्रवाद था, ये घटकर 2022 में 45 जिलों के 176 पुलिस स्टेशनों में ही यह चीज़ें देखी जा रही है। उसमें भी उसके आधे हिस्से में ही हिंसा की शिकायत देखी जाती थी। ये ज़्यादातर फैक्चुअल है। आपके वामपंथ, चरमपंथ या नक्सलवाद के जो टॉपिक है उसमें ये लेटेस्ट सूचनाएं हैं, आप इसको इनरिच कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।